नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। 5 राज्यों में चरम पर चुनावी प्रचार। केरलम के तिरुवल्ला में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा केरलम में बनने जा रही है भाजपा एनडीए सरकार। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अलपुझा में जनसभा। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा में एनआईए की जांच दूसरे दिन भी जारी। एनआईए ने कई जगहों पर चलाया छापेमारी और धरपकड़ अभियान। तो वहीं वोटरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लखनऊ से 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश नाकाम। भारत के एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर आ रहा टैंकर ग्रीन सानवी भारत का 7वां टैंकर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के 36वें दिन ईरान का इजरायल पर हमला। इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात दक्षिणी राज्य केरलम की, जहां चुनाव प्रचार के लिए प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में आज तिरुवल्ला में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार केरलम में हवा का रुख कुछ और ही है। राज्य में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि केरलम में पहली बार भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में केरलम की जनता ने एलडीएफ सरकार की विदाई पक्की कर ली है। पीएम ने कहा कि केरलम को ईश्वर ने अपार संसाधन और संभावनाएं दी हैं, फिर भी राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। पीएम ने इसके लिए एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों को जिम्मेदार बताया। एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहां कनेक्टिंग रोड्स का हाल बेहाल है। मुझे आपके ही साथी बता रहे थे, यहां कई वर्षों से एक भी बड़ा पुल नहीं बना है। कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कमी हो, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। वहीं पीएम ने साथ ही कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने केरलम को यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक पैसा भेजा है। प्रधानमंत्री ने केंद्र की पीएम आवास और पीएम किसान जैसी योजनाओं से केरलम के लोगों को हुए लाभ का भी जिक्र किया। पीएम ने राज्य सरकार पर सबरीमला रेलवे परियोजना को लटकाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि केरलम में डबल इंजन सरकार बनते ही विकास परियोजनाओं पर लगी ऐसी सभी रुकावटें हट जाएंगी। पीएम ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए की प्राथमिकता बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए संसद की विशेष बैठक होने जा रही है। 3 दिन के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद फिर से मिलने वाली है। आपको पता है क्यों मिलने वाली है? जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए, 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। जैसे पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं।
केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर, देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें। महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या, इस विषय को देखते हुए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ये संशोधन सर्वसम्मति से पास हो, ताकि साल 2029 में होने वाले चुनाव में ही इसका लाभ हमारी माताओं बहनों को मिलना शुरू हो जाए। मैं सभी दलों से आग्रह करूंगा कि नारी शक्ति से हित से जुड़ा काम है, इसलिए खुले मन से कोई भी राजनीतिक हिसाब किताब किए बिना पूर्ण समर्थन करके माताओं बहनों का विश्वास जीतने में आप भी भागीदार बनिए। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से चुनावी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां आगामी चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम ढांचे पर आरोप लगाया था कि यह भाषाई दबाव और अन्यायपूर्ण नीति का हिस्सा है, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्टालिन की आलोचना केवल राजनीतिक असफलताओं को छुपाने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसी भी तरह की हिंदी थोपने वाली नीति नहीं है, बल्कि यह मातृभाषा को प्राथमिकता देती है और छात्रों को बहुभाषी बनाने का अवसर देती है। प्रधान ने जवाब देते हुए कहा, एक्स पर लिखा उन्होंने कि नीति तमिल सहित सभी भाषाओं को समान महत्व देती है और इसे लागू करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा और संस्थागत मजबूती जैसी योजनाएं मौजूद हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री स्कूल और नवोदय विद्यालयों की स्थापना में बाधा डालकर छात्रों से आधुनिक संसाधन और योग्य शिक्षक छीन लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन पर नीति को भाषाई दबाव बताकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि तमिलनाडु सरकार को इसे रोकने के बजाय राष्ट्रीय मिशन में भाग लेना चाहिए। और इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मदुरई के मेलूर क्षेत्र में एआईएडीएमके उम्मीदवार पेरियापुलन सेल्वम ने अनोखे तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया। सेल्वम ने मेलूर के पास वेल्लालूर गांव में पहुंचकर स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। वेल्लालूर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है।
तो अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए AIADMK उम्मीदवार वेल्लालूर पहुंचे और उन्होंने गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पान के पत्ते चढ़ाए और मतदान के लिए अनुष्ठान किया। यहां के एझेकथमन मंदिर से जुड़ी एक पुरानी प्रथा के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार गांव के बुजुर्गों के पास बिना ऊपरी वस्त्र पहने जाते हैं। इस दौरान वे पान के पत्ते और सुपारी उन्हें अर्पित करते हैं और बुजुर्गों के सामने झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए सेल्वम ने भी वेल्लालूर पहुंचकर बुजुर्गों के समक्ष पान के पत्ते चढ़ाए और विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और पूरे माहौल में पारंपरिक रंग देखने को मिला। उधर भाजपा ने DMK सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश के अध्यक्ष नायनार नागेंद्रन ने संयुक्त रूप से DMK सरकार की वित्तीय स्थिति, बढ़ते कर्ज और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र जारी करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु की सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित संस्थानों पर भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज है। मुख्यमंत्री के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वे तमिलनाडु के लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पैसा कहां गया। The organizations run by Tamil Nadu, PSUs like Tangenco and others have another 2 lakh crores of debt. The Chief Minister has no answers. He is trying to divert the attention of the people of Tamil Nadu through fake narratives, but not addressing the core issue, not telling us where has the money gone. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में नशे की समस्या बढ़ी है और इसके लिए स्टालिन सरकार ही जिम्मेदार है। DMK के शासन में करीब 15,000 MSME बंद हो चुके हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ा है। तमिलनाडु की जनता सच्चाई को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में बदलाव तय है। Family is responsible for all the people who are becoming addicted to drugs because it is freely available under this corrupt Stalin family. MSMEs are being finished. 15,000 units have shut down in Tamil Nadu. I am totally disappointed, but not surprised, because for this family, it is one single family rule. The people of Tamil Nadu know what the truth is. I am sure, just like in the past, the Tamil Nadu government has never been repeated by the people of Tamil Nadu. और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी माहौल के बीच एक और विवादित बयान सामने आ गया। कैनिंग पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बहरुल इस्लाम के समर्थन में आयोजित एक प्रचार सभा में देवली 1 ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मोल्ला पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाफिजुल मोल्ला कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, 29 अप्रैल को वोट है और 4 मई को मतगणना। जो लोग हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, 4 मई के बाद उन पर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने इस विवाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हाफिजुल मोल्ला की गिरफ्तारी कर ली है। और पश्चिम बंगाल के संबंध में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि देवली प्रथम ग्राम पंचायत के एक अन्य टीएमसी गुंडे हाफिजुल मोल्ला प्रधान को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास करने वाले टीएमसी नेताओं की 2 गिरफ्तारियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। इससे यह मजबूत संदेश मिलता है कि आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। बदलाव के लिए मतदान करें। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के 36 नेताओं को दी जा रही भारी पुलिस सुरक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई है।
आयोग ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को 2 से 3 दिनों में निष्पक्ष समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव घोषणा से पहले 832 टीएमसी नेताओं और 144 अन्य लोगों की सुरक्षा में 2185 पुलिसकर्मी तैनात थे, जो आयोग की अनुमति के बिना जारी हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों वाले, जमानत या पैरोल पर बाहर नेताओं और नियमों के विरुद्ध सुरक्षा पाने वालों की सुरक्षा हटाई जाए। साथ ही लंबित गैर जमानती वारंटों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक बंगाल पुलिस की ओर से अनुपालन रिपोर्ट न मिलने पर आयोग नाराज भी है। चुनाव की कुछ और खबरें देखेंगे। फिलहाल वक्त आ गया एक और ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन और हम इस समय देख रहे हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे हम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने राज्य में 4660 सहायक ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी है। ये अतिरिक्त मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 321 मतदान केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना है। इन नई व्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग का यह कदम अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं केरलम की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बिल्कुल तेज है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर कल शाम वंधूर में 5 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। शेष आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। एफआईआर के मुताबिक 2 वाहनों में सवार आरोपियों ने सांसद के वाहन को रोक दिया। जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उस पर और चालक पर कथित तौर से यह हमला किया गया। अभी के लिए जनादेश की खबरों में इतना ही, क्योंकि हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे अपडेट। फिलहाल अभी के जनादेश में इतना ही। कुछ और बड़ी खबरें। अगली खबर पश्चिम बंगाल से ही, जो कहीं ना कहीं घटना से जुड़ी है, मालदा की घटना से। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने और हिंसा भड़काने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बीती रात देर तक चली जांच के बाद शनिवार सुबह से ही एनआईए की टीम फिर सक्रिय हो गई और पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात न्यायाधीशों को सुरक्षित बाहर निकालने में इस्तेमाल की गई पायलट गाड़ी की भूमिका को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में पायलट वाहन के चालक और संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक कार्यालय में तलब कर पूछताछ की जा रही है, ताकि उस दौरान की पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्लॉक कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई का काम फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मोथाबाड़ी कांड में बंधक बनाए गए 7 न्यायाधीश इस समय मालदा शहर के एक निजी होटल से ही अपने न्यायिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं। होटल परिसर को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां सुरक्षा के बीच सुनवाई की पूरी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।
इससे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक हिंसा से जुड़े मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को 14 दिनों की पुलिस हिरासत और अकरमुल बागानी को 6 दिनों की हिरासत में भेजने का विशेष कोर्ट ने आदेश दे दिया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने बीडीओ कार्यालय के घेराव के लिए भीड़ को भड़काया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि न्यायिक अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही 9 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना भोजन और पानी के बंधक बनाकर रखा गया। यह विरोध मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग को लेकर किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की 40 सदस्यीय टीम मालदा में है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है। खासतौर पर अधिकारियों को छुड़ाने के दौरान हुए हमले की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व वर्धमान जिले के खंड घोष विधानसभा क्षेत्र में तैनात ज्वाइंट बीडीओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ज्योत्सना खातून पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ उन्हें पद से हटाया बल्कि उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात एक और धमकी की पश्चिम बंगाल से ही। तृणमूल को वोट दीजिए नहीं तो घर बैठिए, ये धमकी भरे शब्द हैं टीएमसी नेता राजू मंडल के। एक कैंपेन के दौरान उन्होंने जनता को सीधे सीधे तौर पर यह धमकी दे डाली। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, कमल के फूल पर वोटिंग नहीं हो सकती। अगर वोटिंग में कोई दिक्कत है तो जाकर वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर चना बड़ा और रसगुल्ला भेज दूंगा, नहीं तो आपको तृणमूल को वोट देना होगा। इस साल अपना वोट बर्बाद मत करना। बीजेपी को एक भी वोट नहीं दिया जा सकता। अगर आप तृणमूल के अलावा किसी और को वोट देना चाहते हैं तो अपने घर से बाहर मत निकलना। इस धमकी भरे बयान के बाद चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुर्शिदाबाद से राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। कमीशन ने पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। जनता अब सवाल पूछ रही है, लोकतांत्रिक देश में यह हिम्मत आ कहां से रही है? जनता का मत टीएमसी के खिलाफ है और सिर्फ इसीलिए टीएमसी ने धमकी देकर जनता को डराकर चुप कराने का यह नया तरीका अपनाया है। हालांकि लोगों ने पहले ही मन बना लिया है, उन्होंने भरोसे का रास्ता चुना है, डर की पॉलिटिक्स नहीं। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एटीएस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर जिले निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू के रूप में हुई है। गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्स और गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। इसके बदले आरोपियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते थे। एटीएस के अनुसार आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी की थी और कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए। 2 अप्रैल 2026 को यह गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर महाराष्ट्र से, जहां नासिक जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। डिंडोरी के शिवाजी नगर इलाके में कल रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक ड्राइवर का वाहन से नियंत्रण हट गया और कार सीधे कुएं में जा गिरी। कुआं पानी से भरा होने के कारण किसी को बचने का मौका नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद कार को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की जान जा चुकी थी। डिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, भारतीय फार्मा सेक्टर ने वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी के अंत तक करीब $29 अरब का निर्यात दर्ज किया है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी फॉर्मेक्सिल के महानिदेशक के राजा भानु ने बताया कि
कि अप्रैल से फरवरी के दौरान फार्मा निर्यात 28.29 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.6% अधिक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय फार्मा निर्यात लगातार मजबूत बना हुआ है। फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, वैक्सीन और आयुष उत्पादों ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारतीय फार्मा उद्योग का मौजूदा आकार करीब 60 अरब डॉलर का है, जिसे साल 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आगे की खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। विदेश मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रबंधन क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यह ग्लोबल मार्केट प्लेस और ग्लोबल वर्कफोर्स का युग है और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। As for technology, the growth of innovation, increase in entrepreneurship, and enthusiasm for its deployment can combine to strengthen our position. India must and India will make both its numbers and its diversity count. This is an era of a global marketplace. Not just that, it is also an era of a global workforce. And you should be ready for both. Good preparation, sound judgment, and clear goals are the basics of diplomacy as much as they are of business. Negotiating skills may be honed through practice. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पुणे स्थित राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी NFAI का दौरा किया और वहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले सचिव ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने सदस्यों के साथ चर्चा की और शैक्षणिक एवं अवसंरचना सुविधाओं की समीक्षा की। NFAI में वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें फिल्म संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रयासों और अभिलेखीय प्रबंधन सहित प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आधुनिक तकनीकों एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से भारत की सिनेमाई विरासत की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। खबर राजस्थान से। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, खाद्य सचिव अमरेश कुमार, FCI और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ओम बिरला ने अधिकारियों से कहा कि सोमवार से सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद हर हाल में शुरू होनी चाहिए और बारदाने की कोई कमी नहीं रहने दी जाए। उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित कमजोर गुणवत्ता वाले गेहूं की भी खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी किसान को समर्थन मूल्य में खरीद में आने वाली सारी परेशानियां, कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा हुई है और ऊर्जा मंत्री खुद और इस विभाग के दोनों सेक्रेटरी कोटा आए, मौके पर जाकर उनकी कठिनाई, चुनौतियों को समझेंगे और 100% किसानों का मूल्य समर्थन मूल्य पर FCI खरीदेगी, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कर दी गई। तो वहीं खाद्य सचिव ने बताया कि इस बार 471 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और बारदाने की आपूर्ति 24 से 48 घंटे में पूरी कर दी जाएगी। साथ ही कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में आ रही समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए गए ताकि सभी किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके। लोकसभा अध्यक्ष जी ने सबको बुला करके बातचीत की है, चर्चा हुई है। जो किसानों की खरीद केंद्र को लेकर के समस्या आ रही थी कि जो बरसात होने से गेहूं जो है वो लस्टर हो गया, उसमें कुछ दाना सुकड़ गया और मौसम के कारण से उसकी क्वालिटी खराब हुई है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्वालिटी में रिलैक्स दिया जाए और इसी तरह से जो खराब के केंद्र पर माल रिजेक्ट हो रहा है वो ना हो। जहां पर बारदाने की समस्या है वो FCI को कहा है कि पर्याप्त बारदाना यहाँ पर उपलब्ध हो।
इस समय सीधे लिए चलते हैं तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, केरल की राजधानी से, केरलम की राजधानी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के सिलसिले में केरलम में हैं। दक्षिण राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसा आप जानते हैं कि दक्षिण में 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक तो केरलम, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी सिलसिले में केरलम की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा के लिए ये चुनाव प्रचार अभियान जारी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम में ही तिरुवल्ला में एनडीए की एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। और इस समय राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये रोड शो, जिसमें कि देखिए पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उसका प्रयोग, वहां पर उत्साहित लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प बारिश कर रहे हैं, पारंपरिक नृत्य कर रही हैं महिलाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तिरुवनंतपुरम में लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं भारी संख्या में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान के लिए, अभिवादन के लिए लोगों की ये भारी भीड़ और अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ है। लगातार पुष्प बारिश, फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और एक विशेष बात भी इस बार है कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको देखने के लिए आए उपस्थित जनसमूह, भाजपा के कार्यकर्ता, सभी में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये देखिए किस तरह से लोग कोई सेल्फी बना रहे हैं, कोई फोटो बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से। और ये फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रोड के दोनों तरफ से देखिए लोगों का हुजूम आया हुआ है। नीरज सिंह वहीं पर मौजूद हैं, वो और ज़्यादा अच्छा हमें हाल बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ लोगों में उत्साह है। नीरज, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच लोग अपने बीच पाकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? कुछ तो तस्वीरें बता रही हैं, कुछ आप भी बताइए। नीरज, आप तक आवाज आ रही है? लाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ गई आवाज। बताइएगा जरा, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, उत्साह थोड़ा आप भी बताइए कि लोगों में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री का स्वागत केरलम की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसी के आधार पर शुरू किया गया है। आप देखें कि कथकली आपको दिखाई देगी, मोहिनी अट्टम यहाँ पर दिखाई देगा, तय्यम आपको दिखाई देगा जो देवताओं के सामने नृत्य किया जाता है, कलारी पट्टू के दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये केरलम की संस्कृति है और प्रधानमंत्री के प्रति इनका प्यार है। आप देखें कि इससे पहले त्रिशूर में भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं त्रिशूर के प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे और उसी तरह की भीड़, उसी तरह का उत्साह आपको यहाँ इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो युवा लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की सेल्फी ले रहे हैं, इसके साथ साथ फोटो खींच रहे हैं उनका। और लगातार फूलों की जो बारिश है इस तरीके से इनके ऊपर की जा रही है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में किस विश्वास के साथ लोगों के बीच में है। हमको पता है कि केरल की राजनीति, लाल जी, हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आप देखें कि तो उतनी बड़ी स्थिति में पकड़ नहीं बनाई। लेकिन अब पिछले कुछ एक सालों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब केरलम के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। आप देखें कि पहली बार त्रिशूर में लोकसभा की सीट जीती। अभी आप जिक्र कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में जहाँ 101 नगर पालिका की सीटें थी, उसमें से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई और जो मेयर है वो अपना बनाया। तो ये बड़ी बात है।
ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आप देखें 2011 में मात्र 6% के आसपास वोटिंग रहती थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, लेकिन 2024 में 18% बढ़ के हुआ और 2026 में लक्ष्य रखा गया है 25%। और ये लक्ष्य कोई ऐसे ही नहीं रखा गया है। आप देखें कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री केरलम में एक रैली को संबोधित करके आए थे, महिलाओं के आरक्षण की उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि 2029 में महिलाओं के आरक्षण के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना चाहिए। तो महिलाओं के प्रति एक विशेष तरह का लगाव रहता है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से, आपने देखा है कि वो हमेशा से प्रयासरत रहते हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आपको इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ी है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर एक विशेष तरह का लगाव केरलम के लोगों के बीच में है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तस्वीरों में भी नीरज दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही आज। इससे पहले जब तिरुवल्ला में थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ये दोनों अब केरल के विकास में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एनडीए के लिए वोट मांगा और कहा कि एनडीए जो है वो डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो केरल में और अच्छे से और तेजी से विकास होगा। किन किन मुद्दों को प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री केरलम में प्रचार में उठा रहे हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिस मैनिफेस्टो को लेके केरलम के लोगों के बीच में गई थी और वो एक तरीके से मोदी की गारंटी है। जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर वो जिन बातों को जनता के बीच में बोल रहे हैं उसका मतलब है कि उसको पूरा किया जाएगा। आप देखें कि जो बुजुर्ग महिलाएं, 70 साल से ऊपर की महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं, उनको 3,000 रुपए मासिक एक तरीके से जो पेंशन है उसमें वृद्धि की जाएगी, 3,000 तक दिया जाएगा। आप देखें कि खाद्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें 2,500 रुपए का रिचार्ज होगा और गरीब महिलाएं दवा भी ले सकती हैं, किराने से सामान भी खरीद सकती हैं। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं साल में 2 बार, एक बार ओणम के समय और एक बार क्रिसमस के समय। आप देखें कि बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हो। एम्स की स्थापना का जो जिक्र है भारतीय जनता पार्टी करती है। हाई स्पीड नेटवर्क रेलवे का किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाए, किस तरीके से जो केरलम के उत्तरी केरलम और दक्षिणी केरलम को जोड़ा जाए कनेक्टिविटी के लिहाज से, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो, उस पर फोकस है। विकसित केरलम किस तरह का होगा और इसके साथ साथ सुरक्षित केरलम किस तरह का होगा, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और यही कारण है कि आप देखें कि वो ये कहते हैं कि एक बार एनडीएफ और एक बार यूडीएफ। अभी तक केरलम के लोगों ने केवल 2 ही जो ध्रुव है वो देखे हैं और जो तमाम समस्याएं वो आज जब से तक खड़ी है, या तो एलडीएफ उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाता था और ना ही जो यूडीएफ है वो दे पाता था। लेकिन तीसरा अब एक जो विकल्प मौजूद है और हमने देखा भी लोगों के बीच में भी गए और लोगों के बीच में ही क्यों लाल जी, आप देखें कि त्रिशूर में जिस तरीके से सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आप देखें तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से नगर निगम के चुनावों में एक बढ़त हासिल की है, वोटिंग परसेंटेज हर चुनाव में बढ़ता हुआ आया है। पिछली बार देखें 2021 में तो करीब 12 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत नजदीकी मुकाबला था या मुख्य मुकाबले में थी। तो इस बार जो पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ है वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है और लोगों के सामने एक विकल्प पेश कर रही है। और प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि वो विकसित केरलम को एक तरीके से आगे लेके जाएंगे केरलम को, और किस तरीके से लेके जाएंगे, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर किस तरीके से काम करेगी, उसका पूरा एक रोड मैप है जनता के बीच में पेश करते हैं। तो उसका जो असर है वो दिखाई देता है। हम देखें कि युवाओं को किस तरीके से तिरुवनंतपुरम में जो बात की गई कि आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। आप देखें कि 3 अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग हिसाब से डेवलप करने की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी करती है। को जैसे बिल्डिंग केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा और कोझिकोड को स्वास्थ्य नवाचार केंद्र के ऊपर डेवलप किया जाएगा। आप देखें तिरुवनंतपुरम दक्षिणी केरलम का हिस्सा है, कोझिकोड उत्तरी केरलम का हिस्सा है और कोची मध्य केरलम में आता है। तो इस पूरे केरलम को किस तरीके से विकसित किया जाए उसका एक रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के बीच में रखा है। उनको बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो विकास के किस तरह के पैमाने होंगे, हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आपने देखा भी है कि यहाँ पे वो तमाम मुद्दे, चाहे सबरीवाला के मुद्दे की बात करें कि किस तरीके से बंदरबांट किया गया, सोना चोरी हुआ मंदिर में और जिसमें यूडीएफ और एलडीएफ के तमाम नेताओं के नाम आए, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात तक का जो फोटो है
वो सामने आया। और बार बार यही बात है कि प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया कि यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं और वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और जो करप्शन का खेल इन्होंने खेला है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी तो इनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाएगी और जिन्होंने जो लूटा है वो वापस किया जाएगा, चाहे वो किसी ने भी उस खेल को अंजाम दिया हो। तो ये तमाम बातें हैं और इन पर मुझे लगता है कि जो लोग हैं, आप इन दृश्यों में देख सकते हैं रोड शो के माध्यम से कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की जो मैनिफेस्टो की गारंटियां हैं उन पर ये विश्वास व्यक्त करते हुए लोग हजारों लाखों की संख्या में खड़े हैं अपने प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। लाल जी, केरलम में जैसा आपने कहा कि देखिए ये बात सही है कि वहाँ पर एलडीएफ या फिर यूडीएफ इन्हीं की सरकार रही है और ये अपने आप में पिछली बार ऐसा हुआ था कि रिपीट कर गई थी एलडीएफ की सरकार। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता एक के बाद एक बदलती रहती है, लेकिन ऐसे में जब एनडीए अब तीसरा मोर्चा बना रहा है नीरज, ऐसे में एनडीए के जो दल हैं उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा दिखाई पड़ रहा है, विशेष रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बताइए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 22 जैसे जो तमाम दल है क्षेत्रीय छोटे छोटे दल है, उनके कुछ पॉकेट में अपने एक तरीके से समर्थन है, अपना एक खास तरीके का जो वोट बैंक है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो ईसाई समुदाय, खासतौर से कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं उनसे उनकी जो मुलाकात है और जो समर्थन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आप देखें कि 6% से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 2024 तक 18% से ज्यादा हो गया। और ये कोई एकदम से नहीं हुआ है लाल जी, इसकी शुरुआत शून्य से हुई है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों की संख्याओं में आरएसएस की वर्करों ने यहाँ पे अपनी जान खपाई है। कई सारी राजनीतिक हिंसा का जो शिकार हैं वो लोग हुए। ऐसा माना जाता है कि 300 के करीब कार्यकर्ता और आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए। आपको याद होगा 2021 का रंजीत सीरीज निवासन का जो मामला, जिनकी हत्या कर दी गई थी और पीएफआई के लोगों ने हत्या की थी, 15 लोगों का जो नाम है वो भी सामने आया था। हमने देखा है कि किस तरीके से केरलम के कन्नूर में राजनीतिक हिंसा का केंद्र रहता था। तो इन कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और इस पार्टी को धीरे धीरे आप देखें कि एक समय था कि पार्टी केरलम के अंदर अप्रासंगिक थी, लेकिन आज आप देखिए कि तीसरा विकल्प पेश कर रही है। आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री त्रिशूर जाते हैं, प्रधानमंत्री केरलम के किसी भी हिस्से में जाते हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। केरलम में भीषण गर्मी के बावजूद भी, और केरलम में आप देखें कि प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हैं, उसके उतना समझने ना समझने के बाद भी लाखों की संख्या में लोग बैठे रहते। तो प्रधानमंत्री पर एक विश्वास है उनका, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उसके ऊपर विश्वास है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 25% से ज्यादा का लक्ष्य रखा है 2026 में, और उसके लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, इसके अलावा किरण रिजिजू की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ताकि इस पार्टी को खड़ा किया जा सके, जिन स्वयं सेवकों ने अपनी जान गंवाई। जी, आप स्वयं सेवकों की बात कर रहे थे ना, तो मुझे मास्टर सदानंद याद आ गए, जिन्होंने अभी हाल में राज्यसभा में बहुत कुछ बताया था कि केरलम में होता क्या रहा है और उनके साथ भी क्या हुआ था। आप हमारे साथ बने रहिएगा नीरज जी। मैं सीधे इस समय विनोद मिश्र जी, हमारे संपादक सलाहकार संपादक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनके पास भी चलता हूं। विनोद जी, ये तस्वीरें आप अभी देख रहे होंगे, तस्वीरों में जो दिखाई पड़ रहा है, लोग बैनर लेकर के, लोग मोबाइल में अपना सेल्फी ले रहे हैं, लाइट से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, और जिस तरह से अभिवादन का आदान प्रदान, ये देखिए पारंपरिक दृश्य जो केरलम की एक विशेष पहचान है, ये सब कुछ मिल करके क्या बता रहे हैं विनोद जी? क्या इस बार ये जो तिरुवनंतपुरम, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में इस बार सफल रही है, ये कारवा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। ये ऐतिहासिक है। जब आप ऐतिहासिक कहते हैं तो तिरुवनंतपुरम उस ऐतिहासिक क्षण के, ऐतिहासिक पल का गवाह भी बनने जा रहा है। आप तिरुवनंतपुरम के अभी लोकल बॉडी इलेक्शन की बात आप कर रहे थे, तो उसकी शुरुआत आप हम लोग करें
कि ये पहली बार है कि बीजेपी ने 40 साल 50 साल के ये अथक संघर्ष के बाद जो नीरज बता रहे थे उसमें पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर का पद हासिल किया और बीजेपी सत्ता में पहुंची है। ये उन सही में नीरज कह रहे थे वो हजारों हजार जो कार्यकर्ता है उनके खून पसीने की वो मेहनत है जो आज बीजेपी को कम से कम केरल में जब आप इस रोड शो के दोनों बगल सड़क के दोनों किनारे जो भीड़ देख रहे हैं और लगातार जो लोग चल रहे हैं इतनी गर्मी के बीच में, तो ये आप कह सकते हैं कि ये लोगों का ये उत्साह है जो एक बीजेपी को एक नई एस्पिरेशनल जो केरल है उसमें एक बीजेपी को एक नई थर्ड फ्रंट के रूप में देख रहा है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस आज विधानसभा में पीएम मोदी के दोनों विधानसभा में ये अभी रोड शो चल रहा है लाल जी, तो नरवम का उस कंस्टिट्यूंसी में पिछली बार 2016 में बीजेपी ने एक सीट पाई थी। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी केरल में कहाँ है, मैं सिर्फ उनके याद दिलाने के लिए बता दूं कि 2016 में जो राजीव चंद्रशेखर अभी जिस सीट से खड़े हुए हैं 2016 में पहले बीजेपी इस पे जीती थी। 2021 में वो सीटें बीजेपी ने लूज की और इस बार राजीव चंद्रशेखर जो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस सीट से खड़े हैं। जो राजीव चंद्रशेखर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी इस रोड शो में साथ आप दिख रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये सारे जो केरल के नैरेटिव्स हैं, मैं आपको इसलिए अलग बता रहा हूँ कि नैरेटिव्स की एक पुराना ये 50 साल का केरल एक नैरेटिव्स में फंसा है, एलडीएफ और यूडीएफ के नैरेटिव्स में। आज प्राइम मिनिस्टर जो अभी केरल का जो विधानसभा में एक रैली कर रहे थे उसमें उन्होंने उस सारे नैरेटिव्स को तार कर दिया है। तो पीएम का आज जवाब पूरे देश और दुनिया को है। पीएम कहते हैं कि जो ये पूरे पार्टियां एलडीएफ और यूडीएफ जो सेकुलर और कम्युनल के बात से चुनाव को लोगों को दिग्भ्रमित करता है, उसे ये पता होना चाहिए बीजेपी को जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कम से कम नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य में एक राज्य को छोड़ के सारे एनडीए के शासित राज्य हैं और वो राज्य जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट के जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य हैं वो लगातार रिपीट में एनडीए का शासन हो रहा है। गोवा में जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा का आप यहाँ देखिए कि बीजेपी रिपीटेड गोवा में वहाँ शासन कर रहा है। तो केरल में जितनी बातें ये फैलाई जा रही है वो सीधे एक भय और एक डर को दिखा के कि बीजेपी आएगी तो क्या होगा, ये बात को पीएम ने आज पूरी तरह से इनका डिफ्यूज कर दिया। दूसरा जो आज का जो पॉलिटिक्स आप देखिए कि इस समय में पीएम मोदी केरल में है तो इस समय राहुल गांधी भी केरल में है। कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। आज मैं राहुल गांधी के 2-3 जो रैलियों को देख रहा था और राहुल गांधी जो बात रख रहे थे वो सीधे है कि राहुल गांधी पूरे के पूरे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंडिया को कैसे एक केरल के एक रीजनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट कर रहे थे। राहुल गांधी का जब कहते हैं कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज्ड है, वो अंडर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दबाव में है और विजयन जो है वो पीएम मोदी के दबाव में है, तो ये उस तरह से बताना चाह रहे थे जो लोगों को जिस कम्युनिटी में वो मैसेज देना चाह रहे थे वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पूरे गल्फ क्राइसिस में पीएम ने पूरे गल्फ को अकेला छोड़ दिया है, कम्युनिटी को अकेला छोड़ दिया है। आज पीएम ने उसका जवाब दिया है और पीएम ने जो वेस्ट पेश किया संकट पे कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसको एक तरह से लोगों के बीच में रखा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट कितना एक गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी इसी केरल के कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग गल्फ में हैं लाल जी। और पूरे भारत का आप देखिए तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतीय जो केरल में हैं। बिल्कुल। तो पीएम ने जो आज बात कही है इसी केरल से कि उन्होंने कहा कि हमारा जो अपने डिप्लोमेसी है उसमें हमारी प्रायोरिटी अपने लोगों की सुरक्षा है और वो सुरक्षा केरल के लोगों को उन्होंने कहा कि ये आपके लोगों को हमारे लोगों को जान जोखिम में डाल रहे हैं। ठीक। तो आप ये समझिए कि केरल को एक इमोशनली कनेक्ट करने में पीएम जो लगातार पिछले हफ्ते में हमने देखा त्रिशूर में रोड शो और आज आप जब देख रहे हैं
तिरुवनंतपुरम का रोड शो, तो ये बताता है कि पीएम मोदी किस तरह से वहाँ के सोसाइटी, वहाँ के लोगों से सीधा संवाद बनाने में जितने कामयाब अभी भारत के लीडर के रूप में हैं, शायद ये जो आप कह सकते हैं कि जनता से ये दूसरे को ये मौका नहीं मिला है। लाल जी, बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले तो उनका तिरुवल्ला में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, अभी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल में इस बार और क्या क्या चुनावी कार्यक्रम बनाया गया है नीरज, क्योंकि वहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है? नीरज, आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लाल जी? जी जी, अब आ गई। बताइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और क्या क्या कार्यक्रम है केरल के चुनाव के लिए? देखिए, आज तक ही प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है वो आया था लाल जी, हालांकि अभी भी 3 दिन बाकी है, क्योंकि 7 तारीख तक जो प्रचार है वो होगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री का आगे भी कोई कार्यक्रम लगे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक था। कल अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो लगातार जो कैंपेन है वो करेंगे। अभी जैसा कि विनोद जी जिक्र कर रहे थे, 2016 में जो निमम की सीट जीती थी वो राजगोपाल जी थे जिन्होंने जीत हासिल करी थी 2016 में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो केरलम के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में जाकर अपनी सरकार की नीतियों को बताने में लगे हैं। अपनी सरकार किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, किस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए किस तरीके से स्टार्टअप और एआई के माध्यम से एक नई बेहतर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप देखिए कि एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम केरलम का कहें कि भारत का पहला टेक्नो पार्क केरलम के अंदर था, वो भी तिरुवनंतपुरम में पहला टेक्नो पार्क। और वहाँ के युवाओं का एक आप ये देखिए कि निराशा देखिए कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़िया नहीं है। उनको खाड़ी देशों में, उनको यूरोप में जाकर जॉब करना पड़ता है और उसके कारण एक बड़ी आबादी जो उनके माँ बाप की है वो एकाकीपन का जीवन जी रही है यहाँ पर। उनके पास उनके बच्चे नहीं है, उनके पास बच्चों के बच्चे खेलने के लिए नहीं है, तो वो एक एकाकीपन इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और केरल के अलग अलग हिस्सों में आपको दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो युवा है वो एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर यूडीएफ और एनडीएफ जो लगातार खेलती रही है और अभी तक कोई उस तरीके का विकास यहाँ देखने को नहीं मिला जो युवाओं को बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है। हमने देखा है कि केरलम के जो लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उसी हिसाब से जॉब नहीं मिले तो निश्चित तौर पर एक निराशा भी मिलती है। तो वो चाहते हैं कि जो विकल्प हमारे सामने पेश किया जाए, जो विकल्प हमारे सामने आया है, तो वो विकल्प अगर केरलम के विकास के लिए, केरलम में ऐसे उद्योग धंधे, ऐसी जो व्यवस्था है वो अगर यहाँ पर करें, यहाँ पर अगर जो आईटी हब बनाए और यहाँ पर जॉब क्रिएट की जाए, तो उन लोगों को शायद खाड़ी देश में या यूरोप में जॉब कर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने घरों में, अपने माँ बाप के पास, अपने स्टेट के अंदर जॉब कर पाएंगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी पा पाएंगे। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का एक मलाल है, खासतौर से युवाओं का और जो बुजुर्ग लोग हैं। इसके बाद देखें कि बड़ी संख्या में जो सबरीमाला और दूसरे जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक मंदिर है, उनसे बड़ी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आप देखें कि यूडीएफ और एलडीएफ का एक राय रहती है इन मंदिरों के बारे में, मंदिरों की धार्मिक परंपराओं के बारे में, उसको लेकर भी लोगों में एक रोष है। आप देखें कि सबरीमाला में जिस तरह का स्टैंड यूडीएफ और एलडीएफ ने लिया और बड़ी संख्या में आप देखें कि यहाँ के जो खासतौर से हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे वो खासे खुश नहीं थे कि जिस तरीके से सरकार जो रुख है वो अपना रही थी। मंदिर के अंदर सोना चोरी हुआ, यूडीएफ और एलडीएफ के जो लोग उसमें शामिल पाए गए और उनको कोई मुकम्मल सजा नहीं दी गई, उनको कोई मुकम्मल एक तरीके से पनिशमेंट है उसका प्रावधान नहीं किया गया और एक दूसरे पर गेंद फेंकते रहे। वो उसके पाले में गेंद फेंकता रहा, वो उसके पाले में गेंद फेंकता रहा। तो जनता त्रस्त है और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में केरल में उभर रही है। जिस मेहनत को हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींचा था,
वो मेहनत आज दिखाई दे रही है और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को भी जिता रहे हैं। 2016 में जिताया, 2024 में त्रिशूर में सुरेश गोपी है, उनको एक बड़ी बढ़त हासिल की और तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से मेयर का चुनाव जीता और 50 से ज्यादा नगर पालिका की सीटें जीती, वो अपने आप में बताता है कि लेफ्ट के गढ़ को, जो लेफ्ट का 40 साल से गढ़ था, उस गढ़ को ढहा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बताता है कि उन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो अब सफल होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल वो दिखाई दे रही है। और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए, विनोद जी जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ विनोद जी, अभी नीरज जिक्र कर रहे थे सबरीमला वाले मामले का। सबरीमला वाले मामले को बीजेपी एनडीए जोर शोर से उठा रही है चुनाव में। विनोद जी, आपको लगता है केरल के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? केरल के चुनाव के मुद्दा तो लाल जी है ही। पूरे जो यूडीएफ का कांग्रेस पार्टी ने जो लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव का एक अपना सिलसिलेवार तरीके से, आप देखिए जो चुनाव का जीत का ये परचम लहराया था, तो उसमें सबरीमाला मंदिर का एक बड़ा इशू था। लेकिन बीजेपी ने पूरे के पूरे उनके कैंपेन को हवा निकाल दिया जब जो सबसे जो प्रमुख उनके अभियुक्त हैं उन्नीकृष्णन, उनको सोनिया गांधी के साथ में पिक्चर को लाके बीजेपी ने सोशल मीडिया पे जब वायरल लेफ्ट के लोगों ने किया था एलडीएफ ने, उसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पे आ गए। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इसका जिक्र किया है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाते हैं। और केंद्र की तरफ से जब सीबीआई का इसमें इंक्वायरी की बात कही गई थी तो दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने इसकी चर्चा नहीं की और न कोई विधानसभा में इसका समर्थन किया था। तो ये डुप्लीकेसी जो है इस दोनों पार्टी का, ये बात प्रूफ है। रही बात में जो इम्पोर्टेंट है, आप इस स्टेज पे देखिए पीएम के साथ में इसमें रोड शो में, इस यात्रा में पीएम के साथ जो ताने बसाने खड़े हैं, उसमें आप मुरलीधरन को देखिए, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उसके साथ साथ मैडम शोभा भी है, जो एक महिला के रूप में वहाँ बीजेपी के पिछले कई वर्षों से उनका एक नाम है, एक कर्मठ कार्यकर्ता वो बीजेपी की है। तो आज पीएम ने एक बड़ा मैसेज दिया है केरल से। इस रोड शो में आप ये देखिए कि महिलाओं को, अगर आप ये प्रायोरिटी की बात और नारी बंधन शक्ति का जो अधिनियम को जो ये पार्लियामेंट में ये 2-3 दिन का जो स्पेशल सेशन रखा गया है, वो उसकी चर्चा आज पीएम ने लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन से की है। ये आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि पीएम ने इस बात पे जोर दिया कि दक्षिण के राज्यों में जब ये बात फैलाया जाता है कि राहुल गांधी जब कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो पीएम ने कहा कि ये केरल के लोगों ने जो जनसंख्या नियंत्रण पे काबू पाया है, तमिलनाडु के जो लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पे काबू पाया है, आंध्र के लोगों ने जो काबू पाया है, वो इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि डिलिमिटेशन में इनका हक मारा जाएगा, तो पीएम ने एक तो वो एक्श्योर किया केरल से कि इसमें किसी भी स्टेट का हक नहीं मारेगा, जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है उस नए डिलिमिटेशन में उनको वही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उस पर जनसंख्या का आधार नहीं होगा। मतलब आप जो ये स्टेट ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी इतनी बड़ी आबादी है और उतना बड़ा हक जो राहुल गांधी कहते रहे। जी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही केरल के, इसी में आप महिलाओं का जो उत्साह देखिए और महिलाओं के उत्साह में देखिए कि उस सीधे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और महिलाओं को जिस तरह से पीएम ने रखा है फ्रंट पे, तो वो सीधे ये मैसेज है कि आने वाला जो अभी पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पीएम ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में जिस राज्यों की जितने सीटें हैं उसके अतिरिक्त सीटें जो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए वो रिजर्व किया जाएगा, उसमें किसी भी पार्टी के किसी भी दल का कोई भी उसमें नुकसान नहीं होने वाला। तो अब आप समझिए कि ये भारत के आधी आबादी को 50% से ज्यादा की आबादी को अगर इतना बड़ा एम्पावरमेंट आज केरल के इस विधानसभा चुनाव से पीएम ने कहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो कांग्रेस को डर है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार, जयराम रमेश का आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के बीच में इसको चर्चा करना या इस पे पार्लियामेंट में डिस्कस करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरह से
का हनन है, लेकिन ये पार्लियामेंट का ऑन गोइंग सेशन है जिसमें महिला शक्ति अधिनियम का अगर बिल पास होता है लाल जी, तो ये भारत की महिलाओं के लिए आप समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का एक सबसे बड़ा मौका मिलेगा। और आप जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रोड शो में जब बीजेपी के सबसे तेज तर्रार महिला नेता को आप देखते हैं तो वो भी उसका मैसेज है। और लाल जी जब आप महिलाओं को सामने में देखते हैं तो आज की महिलाएं जो एम्पावर्ड हैं, केरल की महिलाएं भारत के अन्य हिस्सों से पिछले कई दशक से पहले से एम्पावर्ड है। केरल की महिलाएं अगर आप लिटरेसी के रूप में देखिए तो लिटरेसी में भी भारत के अन्य राज्यों से केरल की महिलाएं का ज्यादा लिटरेसी परसेंट है, ज्यादा लिटरेट है। तो ये आप कह सकते हैं। और वहाँ महिलाएं का जिस तरह से आप देखिए, चाहे सिविल सर्विसेज में हो या नर्सिंग सर्विसेज में हो, हर में महिलाओं की अपनी एक भूमिका है। हमारे जैसे राज्यों में अगर आप देखिए कि महिलाएं आज पढ़ लिख के आगे आने लगी हैं, लेकिन इस केरल में पिछले कई वर्षों से आप ये देखिए पूरे गल्फ से लेके हर जगह जहां जहां क्राइसिस हुआ है, केरल की नर्सों को प्राइम मिनिस्टर मोदी एक भाई की तरह, चाहे वो बगदाद में आप देखिए, चाहे यमन में देखिए, वो नर्सिंग सेवा के सर्विस में लगे हुए केरल की वो बहनें थी, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने सकुशल अपने घर वापस लाया है। तो ये जो कमिटमेंट है लाल जी, वो एक दिन में नहीं बनता। ये जो विश्वास है वो एक दिन में नहीं बनता। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अगर केरल के इस इलाके में भी वही विश्वास, वही भरोसा, वही अपनत्व अगर उन्होंने दिया है, तो लोगों का ये कारवां देखिए पिछले कई घंटों से यहाँ पे खड़ा है और ताना बसाना पीएम की गाड़ी के साथ में काफिला आगे चल रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के एक राजनेता के रूप में पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये उपलब्धि तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है नीरज। जो तिरुवनंतपुरम में जहां पर ये रोड शो हो रहा है, ये कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम का, राजधानी का, जहां पर प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं? कर रहे थे 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल करी थी। 2021 में जरूर ये सीट गंवाई है, लेकिन अब 2026 में राजीव चंद्रशेखर यहाँ से चुनावी मैदान में है। और आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष भी है और जिस तरीके से पूरे राज्य में लगातार वो सक्रिय है और लगातार कैंपेन कर रहे हैं, तो उसका जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है। आप देखें कि नेमम में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। तो एक सकारात्मक मैसेज न केवल पूरे केरलम के कार्यकर्ताओं को जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो फायदा है वो भी पार्टी को मिलेगा। ऐसा यहाँ के जो तमाम नेता हैं उनका मानना है। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, चाहे वो युवाओं से, महिलाओं से, हमने देखा है कि लाभार्थियों के साथ सीधे प्रधानमंत्री बात करते हैं। अगर कोई योजना वो लागू करते हैं, उस योजना का लाभ मिल रहा है, किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या उस योजना में सुधार किया जाता है, प्रधानमंत्री सीधे कनेक्ट करते हैं लाभार्थियों के साथ। हमने देखा है कि मन की बात में हमारे सामने ऐसी ऐसी स्टोरियां सामने आती हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, जो शायद आम लोगों की कहानियां हैं और उनको एक मंच नहीं मिल पाया, उनको एक पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक पहचान दी। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम माध्यमों के द्वारा, चाहे ट्विटर हो, इसके अलावा फेसबुक हो, इंस्टा हो, उनसे सीधे तौर से युवा आबादी से, तमाम लोगों से सीधे जुड़ते हैं। हमने देखा है कि माई जीओवी पोर्टल, जहाँ पर टोल फ्री नंबर है, उसके माध्यम से लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी कहानियां बता सकते हैं, उन्होंने क्या किया है। हमने देखा है कि किस तरीके से पद्मश्री जैसे अवार्डों को जनता के बीच तक पहुंचाया गया, क्योंकि कुछ खास वर्गों तक वो अवार्ड पहुंचते थे, लेकिन अब जनता के उन लोगों तक, उन पिछड़े लोगों तक जिनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी समाज की सेवा के लिए, और उनको एक मंच प्रदान किया है, उनको एक पहचान दी है, उनको सम्मान किया। तो ये बड़ी बात है और यही कारण है कि आप देखें कि ग्रास रूट से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो भला हो और जो योजना है वो ग्रास रूट पर उन लोगों के पास पहले पहुंचे वो वास्तविक अधिकारी हैं। और यही कारण है कि मोदी की जो गारंटी, जो विश्वास व्यक्त करता है, आप देखें कि उससे पहले चाहे हरियाणा के इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हो,
महाराष्ट्र के इलेक्शन हमने देखे, मध्य प्रदेश के इलेक्शन देखे, जिस तरीके से मोदी गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने गई तो उसका फायदा भी मिला। और प्रधानमंत्री जब अपने मुख से इस बात को कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी जो कही गई है वो पूरा होगी, और यही विश्वास लोगों को जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं वो भीड़ के रूप में आपको दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना, जनता के बीच में जाना एक बड़ा मैसेज भी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से एक बड़ा बूस्ट भी मिलेगा और नेताओं को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, और उसका जो फायदा है वो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा। बिलाल जी बिल्कुल, वो जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभियान को बढ़ा रहे हैं। विनोद जी, अभी कुछ दिन पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद 100 से भी अधिक लोग केरल से मिलने के लिए प्रधानमंत्री से दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक समय था जब अहमदाबाद नगर निगम में हमने ऐसी ही अपनी सरकार बनाई थी, मेयर बनाया था, और अब गुजरात में 3 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही थी, क्या इशारा था प्रधानमंत्री का? पीएम का इशारा जो लाल जी, ये और पार्टियों के लिए भी एक मैसेज है कि मैसेज ये है कि एक पार्टी जो संगठन से, एक पार्टी जो अपने निरंतर अपने कार्यक्रम से कैसे लोगों से जुड़ के एक बड़ी पार्टी बनती है और कैसे एक जन विश्वास को अपने लिए जीतता है। ये चीज जो नैरेटिव्स है, आज अगर हम उसी पे चर्चा करें, जो प्राइम मिनिस्टर के आने से आज यहाँ केरल की जो पॉलिटिक्स है उस पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे रहा हूँ इस यात्रा के साथ साथ। जो आज जो सबसे पहले कि राहुल गांधी के साथ में के जो सीपीएम और दूसरे जो एलडीएफ के लोग हैं वो ताबड़तोड़ वहाँ एक तरह से केरल में वाक युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर टारगेट कर रहे हैं कि ये जो विजयन है वो सीधे सीधे पीएम मोदी के साथ साथ आरएसएस के साथ मिले हुए हैं और ये एक तरह से बी टीम है। तो ये जो सीधा आज इस आरोप के साथ साथ आप देखिए कि सीधे आज चर्चा ये है कि इसी जगह पे जहां पीएम की आज रैली है वहाँ एसडीपीआई के सपोर्टेड जो कैंडिडेट है उसका सपोर्ट आज सीपीएम ने मांगा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पीएफआई जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और उस पीएफआई के बैंड ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, वो आज केरल में वामपंथी सरकार के पार्टी सीपीआईएम जो यूडीएफ है उससे सपोर्ट मांगा है कि आप तिरुवनंतपुरम के इससे दोनों कंस्टिट्यूएंसी में आप हमारा समर्थन कीजिए। तो अब सवाल है कि लेफ्ट की वो आइडियोलॉजी कहाँ गई कि जिसमें वो ये बात कहते रहते कि हम इक्वल डिस्टेंस रखते हैं आरएसएस से भी और एसडीपीआई से भी। और आज अगर उनके कैंडिडेट वहां एसडीपीआई के लोगों से सीधे समर्थन मांग रहे हैं और जो कि उनको मिल रहा है, तो ये एक छलावा है केरल के पॉलिटिक्स में जिसको राहुल गांधी सेकुलरिज्म कहते हैं। तो उनके साथ में वही मुस्लिम लीग की पार्टी का चस्पा है जिसका दावा है कि केरल में अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसके पीछे मुस्लिम लीग है, जिसका दावा है कि वायनाड में राहुल हो या प्रियंका की जीत होती है तो उसके पीछे वही मुस्लिम लीग और जमात होता है। तो अब सवाल है कि इसमें वो कौन सा सेकुलर कैरेक्टर वो केरल के सामने में रखेंगे, चाहे वो यूडीएफ हो चाहे वो एलडीएफ हो। इसमें एक नैरेटिव देके जो पूरे के पूरे एक वहाँ की बड़ी आबादी की अपनी संस्कृति थी, अपनी परंपरा थी, उसको किस तरह से रूइन किया है। आज केरल के 1400 से बड़े मंदिर आज सरकार के नियंत्रण में है। जो उसकी संपदा और उसकी चीजें जब कांग्रेस की सरकारें थी तब लूटी गई और अब जब लेफ्ट की सरकारें हैं पिछले 10 साल से तब लूटी जा रही है। तो सवाल ये है कि आप कैसे एक हिंदू की वहाँ जो उसकी प्रतिष्ठित और उसकी पारंपरिक हजारों साल की परंपरा है उसको इस परंपरा में उसको कब्जा करके सरकारी संपत्ति बना के उसका दोहन कर रहे हैं। दूसरी जगह आप इस बात का इजाजत देते हैं कि कोई भी संस्था है, कोई भी चीजें हैं, तो उसके लिए आप लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि इस पे सरकार ये रोक लगा रही है, इस पे सरकार ये रोक लगा रही है। तो ये पूरे नैरेटिव के खेल में देखिए कि आज जब आप प्राइम मिनिस्टर का रोड शो देखते हैं और पीएम मोदी के इस तिरुवनंतपुरम राजधानी में इस तरह का बड़ा रोड शो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, उनके नैरेटिव का असर शायद
अब लोगों के मन से धूमिल हो गया। ये जो लाखों जो हजारों लोगों के हाथ में मोबाइल फोन से खींचते हुए तस्वीरें हैं, वो आपको सीधे सीधी गवाही देता है कि तिरुवनंतपुरम कितना बदल गया है। वो केरल जिसको एक प्रोग्रेसिव के नाम पे उसके साथ छलावा हुआ था, वो केरल कैसे अपने बैक टू बेसिक में लौटा है। वो केरल कैसे उन चीजों को, एक सांस्कृतिक उसका जो धरोहर था, उसको लेके अपनी पहचान कैसे बनाई है। तो ये सारी तब्दीली हुई है लाल जी, वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी के आने से हुई है। वो तब्दीली हुई है कि वहाँ के वो कर्मठ कार्यकर्ता, वहाँ के वो लोग, सदानंद मास्टर सदानंद जैसे लोग, ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, इसके लिए बलिदान दिया है, इसके लिए जीवन खपाया है। तो आज उनका नैरेटिव के रूप में आप देखते हैं, जब ये हजारों लोगों के फोन सीधे सीधे पीएम का एक सेल्फी लेने के लिए दोनों बगल खड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये मंजिल पहुंचने में बीजेपी के लोगों ने या संघ के कार्यकर्ताओं ने या आम लोगों ने शायद बहुत ही अपना पसीना खून बहाया। लाल जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी की बात मैं कर रहा था कि एक दृश्य तो राज्यसभा में दिखाई पड़ा था विनोद जी, जब मास्टर सदानंद वहां पर अपनी कहानी सुना रहे थे। लेकिन नीरज ये बताइए कि जिस तरह से कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए हो, ये कहीं ना कहीं क्या इस बात की लड़ाई है कि एक विशेष वर्ग में, एक विशेष वोटर वर्ग में अपने आप को सेक्युलर का चैंपियन साबित करने की कोशिश के तहत दोनों ऐसा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लाल जी। और आप देखिए कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यूडीएफ और एलडीएफ अभी केरलम के अंदर आमने सामने हैं और एक दूसरे के ऊपर न केवल हर तरह के आरोप लगा रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं और एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं। आप देखिए कि यही लेफ्ट है जो तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ है, यही लेफ्ट है जो ईडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो केरलम के लोग समझ रहे हैं इस खेल को कि ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मात्र राजनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं। जनता का सीधा कोई सरोकार इनसे नहीं है और न ही ये जनता की भलाई के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जनता समझ रही है कि केवल राजनीति के तहत गद्दी लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए और खास एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखें कि 14 सीटें हैं तिरुवनंतपुरम में, 14 विधानसभा की सीटें हैं और ये ज्यादातर सीटें यूडीएफ और एलडीएफ के पास रही हैं। आप देखें कि उसी तिरुवनंतपुरम में 50 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नगर निगम पर एक तरीके से कब्जा किया और अपना मेयर का जो पद है वो हासिल किया। और उसी तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर आए। तो ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव दिखाता है कि यूडीएफ और एलडीएफ की जो राजनीति पैरेलल रही है, जो ध्रुवीय राजनीति रही है, उस राजनीति का कहीं ना कहीं नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा है। आप देखें कि इस बार भी यूडीएफ के कई सारे जो नाराज लोग थे वो एलडीएफ से चुनाव लड़ रहे हैं, एलडीएफ के कई सारे नाराज लोग हैं वो यूडीएफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता है वो ये देख रही है कि हम जब 5 साल पहले, 10 साल पहले जिस सरकार को हमने चुना था, जो वायदे हमसे सरकार ने पूरा करने के लिए कहे थे, वो वायदे सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। और उससे पहले एलडीएफ की, यूडीएफ की सरकार थी, उसने भी उन वायदों को पूरा नहीं किया और आज फिर यूडीएफ और एलडीएफ उन्हीं नए तरीके के वादों को लेकर जनता के बीच में है और वो उन वायदों को पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो जनता देख रही है 40-50 साल से इन खेल को यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में। और मुझको लगता है कि यही कारण है कि तीसरा जो विकल्प एनडीए के रूप में उभरा है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लगातार जनाधार बढ़ा है, तो एक तरीके से स्वीकार्यता केरलम के लोगों में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आप देखें कि जो ईसाई समुदाय है और इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के 45% के आसपास वोटिंग का जो 45% के आसपास आबादी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैं जिक्र कर रहा था और विनोद जी भी जिक्र कर रहे थे कि ईसाई समुदाय के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लगातार वहाँ पर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ पर ईसाई बड़ी संख्या में है। और आप देखें कि ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की सभाओं में जाते रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी हजारों की संख्या में उन लोगों को देखा।
तो मुझको लगता है कि पार्टी धीरे धीरे अपनी अप्रासंगिकता वाली स्थिति से निकलकर स्वीकार्यता वाली स्थिति पर आई है और उसका फायदा मिला है। और यही कारण है कि यूडीएफ एलडीएफ लगातार प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइट में नहीं है। जबकि आप देखें कि जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यूथ है वो आप देखें कि जॉब चाहिए उसको, जो सांप्रदायिक खासतौर से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो सबरीमाला और जो तमाम 140 यहाँ पर जो मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी आस्थाओं के साथ, उनके संसाधनों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, यूडीएफ और एनडीएफ के द्वारा लूट की जा रही है, उनके नेता उन चीजों में इन्वॉल्व है। तो ये चीजें जनता समझ रही है और इस खेल को भी समझ रही है कि एक बार गेंद यूडीएफ के पाले में, एक बार गेंद एलडीएफ के पाले में, और उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान यहाँ नहीं मिला। अब जैसे विनोद जी जिक्र कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कोजाकुट्टम जिस सीट विधानसभा सीट से जी धरण चुनावी मैदान में, ये टेक्नो पार्क जो इंडिया का पहला टेक्नो पार्क है उसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और आप देखें कि वहाँ पीने के पानी की समस्या है लाल जी, वहाँ पर पाइप लाइनें खुदी पड़ी है और वहाँ एक बड़ी आबादी, वो स्टोरी भी हमने की थी, वो बड़ी आबादी कह रही है कि हमारे घरों तक पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है। हमने देखा है कि वहाँ किस तरह की अव्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद है। रोड आप देखिए कि रोड छोटी है, इंक्रोचमेंट है कई सारी जगहों पर। आप साउथ केरलम से नॉर्थ केरलम जाओगे तो आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 7-7, 8-8 घंटे लग जाएंगे। तो ये तमाम चीजें केरलम के लोग देख रहे हैं और मुझको लग रहा है कि जो बड़ी संख्या में जो लोग निकलकर सामने आए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके तमाम सभाओं में जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, एक बड़े बदलाव को लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और मुझको लगता है कि पार्टी को इसका एक बड़ा फायदा चुनावी परिणाम में दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे जो है वो बीजेपी उठा भी रही है। विनोद जी, केरलम को विकसित राज्यों में से टॉप पर माना जाता था, टॉप के विकसित राज्यों में से, लेकिन जो बात नीरज अभी बता रहे हैं विनोद जी, उससे तो ये लग रहा है कि केरलम में पिछले कुछ दशकों में ऐसी राजनीति रही जिसकी वजह से केरल की जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। लाल जी, कितना बदला है केरल जो हम लोग पिछले कई वर्षों से देखते रहे हैं, उसका कम से कम इस बार आप इस बदलाव को देख सकते हैं। तो नीरज बता रहे थे, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले दिन पीएम मोदी का हम लोगों ने कुन्नूर का एक रोड शो देखा था जी, और उस रोड शो में हमने देखा था त्रिशूर का, और उस रोड शो में हमने देखा कि राज्य के सबसे बड़े कांग्रेस के जो चेहरा थे और मुख्यमंत्री थे के करुणाकरन जी, और करुणाकरन की बेटी जो है वो पीएम के साथ में इस रोड शो में बीजेपी के टिकट लेके और वो अपना प्रचार में थी और पीएम मोदी के साथ में थी इस रोड शो में। ये बदलाव है, ये बदलाव है कि ये आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ अब पार्टी के मैनिफेस्टो तक ही है। लोगों का जो जनसमर्थन जिस पार्टी के साथ में दिखता है, लोग आज सीपीएम के लोग कई ऐसे कद्दावर लीडर हैं जो सीपीएम को छोड़कर बीजेपी का टिकट लेके लड़ रहे हैं। लाल जी, ये केरल है आज का, ये आज का केरल है। जो 20 की बात आप कर रहे थे उसमें भी कई कांग्रेस के ऐसे पुराने नेता हैं जो वहां पे एनडीए का वो एक घटक के रूप में अपने के सामने में रखा है। तो आप बताइए किस आइडियोलॉजी से बात राहुल गांधी करेंगे और किस आइडियोलॉजी के बाद विजयन करेंगे। यहाँ आइडियोलॉजी ये है सॉरी कि अगर इस देश के लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवाद बनाया है तो चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, चाहे पुडुचेरी का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का हो, चाहे केरलम का एक इलाका हो, जी, संवाद जो पीएम का बना है लोगों के साथ में, ये जन संवाद आज सारे आइडियोलॉजी पे भारी है। इसलिए आप देखते हैं कि करुणाकरन की बेटी भी बीजेपी में है और सीपीआई के सीपीएम के बड़े नेता है वो भी बीजेपी के टिकट पे है। तो ये बदलाव केरल आपको इस चुनाव में एक खास रिजल्ट लेके दिखाएगा। बिल्कुल नीरज, जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता जो पहले बड़े नेता एलडीएफ में थे, यूडीएफ में थे, वो अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इस बार के चुनाव में। नीरज,
के चुनावी मैदान में है। और पिछली बार 2021 का जो चुनावी परिणाम निकलकर सामने आया था, मात्र 950 सीटों से 950 वोटों से वो हारी थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है और उन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात का जिक्र भी किया कि उनको हराने में कांग्रेस के ही जो लोग हैं उनका एक योगदान रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव हारती रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह की विचारधारा, जिस तरह के लोगों को लेकर बीच में जा रही है, उससे एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है। विनोद जी सही जिक्र कर रहे थे कि यूडीएफ के भी कई सारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ निगाह से देख रहे हैं और इसके अलावा एलडीएफ के भी कई सारे नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल रहा है कि यूडीएफ और एलडीएफ जो दो ध्रुवीय राजनीति केरल में दिखने को मिलती थी हमको, वो अब तीसरे कोण की तरफ झुक रही है और वहां से लोग निकलकर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव कोई आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान दिया है। दिन रात आज भी हम देखते हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह पर अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए, पार्टी के मैनिफेस्टो को बताने के लिए तमाम लोगों से पार्क से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चाएं करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेहतर विकल्प पेश कर सकते हैं, किस तरीके से केरलम के लोगों को जो आस रहती थी पॉलिटिकल पार्टियों से और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में वो घिरे रहते थे और एक पाले से दूसरे पाले में जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था, वो समाधान पेश कर सकते हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मैनिफेस्टो को जारी किया है उसमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ केरलम का विकसित केरलम को कैसे करना है उसका एक रोड मैप सामने रखा है कि किस तरीके से इस पूरे केरलम में विकास किया जाएगा, कैसे अपॉर्चुनिटी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, जैसे तिरुवनंतपुरम को आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। युवाओं की एक बड़े समय से मांग है और बड़ी संख्या में युवाओं को जॉब भी मिलेगा। कोच्चि को किस तरीके से हम शिप बिल्डिंग केंद्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जो विदेशों से भी शिप वहां पर अगर पहुंचेंगे और उनका वहां पर मरम्मत होगी तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जॉब भी क्रिएट होगा और लोगों को उसका जो आर्थिक फायदा है वो भी मिलेगा। कोझिकोड को किस तरीके से स्वास्थ्य नवाचार केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा है कि जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए केरल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है और यही कारण है कि आप देखें कि देश के दूसरे हिस्सों में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो ये एक रोड मैप प्रस्तुत किया मोदी गारंटी के रूप में। रबड़ के जो किसान हैं, मसाला और चावल का उत्पादन या धान की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, उनको कैसे उनकी फसल का न्यूनतम जो मूल्य है वो दिया जा सकता है, उसकी बात पार्टी ने की। इसके साथ साथ आप देखें कि केरलम के लोगों को, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है तिरुवनंतपुरम में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, तो 20,000 स्वच्छ पीने का पानी हर महीने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया। और अब देखें कि प्रधानमंत्री ने कई तरह की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर घर जो नल है जल पहुंचाने की योजना हो, उसकी हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, इस दिशा में बड़ी संख्या में काम भी किया है। आप देखें कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने यहाँ की तमाम योजनाओं में खर्च किया। आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में ही थोड़ी दूर पर जाकर जो एक बड़ा जो एशिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो यहाँ पर खोला गया और उसका जो फायदा है, जो यहाँ के जो युवा हैं उनको सीधे मिल रहा है। मछुआरे और मछली पालन से जुड़े हुए हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सीधे तौर पर उसका जो फायदा है वो उनको मिल रहा है। आप देखें कि मछुआरों को लेकर तमाम तरह की केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका फायदा उनको लगातार मिल रहा है। तो ये बड़े बदलाव हैं और प्रधानमंत्री की ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका जो फायदा है वो केरल के जो लोग हैं उनको सीधे मिल रहा है और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन योजनाओं में, जिन योजनाओं में एलडीएफ रोड लगाता था, वो योजनाएं सुचारू रूप से और जल्द समय में वो पूरी हो पाएंगी और उसका जो फायदा है वो लोगों को मिल पाएगा। तो ये बातें धीरे धीरे मुझे लगता है लोगों को समझ में आ रही है और ये बड़ी संख्या में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है।
वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे थे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया नीरज सिंह जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे थे उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। केरलम गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए। इसके पहले तिरुवल्ला में विशाल जनसभा की थी और राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये रोड शो आप देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।